जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनडीए एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 14 नवंबर को, उसमें जीएटी पेपर को हम किस तरह से अटेम्प्ट लें। मतलब जीएटी पेपर में एग्ज़ाम के दौरान हमारा अप्रोच कैसा रहना चाहिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। आप भी जानते हो कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर एग्ज़ाम में अगर कुछ बातें को अगर आप ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आपको लोगों से आगे कर देगा। तो मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि पेपर में तैयारी कैसे करें, मैं बताऊंगा कि तैयारी के बाद जब पेपर में पहुँचे हो तो इन बातों को आप ध्यान रखना। और इन बातों को ध्यान रखकर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर किया है। हाँ, पढ़ाई में अगर आपके पास अगर थोड़ा ऊपर नीचे अगर कुछ भी रह जाता है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर इन अप्रोच को अगर आप नहीं समझ पाते हो तो डेफिनेटली हमारा बहुत बड़ा लॉस है। तो इसी को हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लास्ट में आप लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ, आई एम ऋषभ कुमार सिंह, और मैंने इन सभी एग्ज़ाम को ईज़िली क्लियर किया है। इसमें एक दो और ऐड कर सकते हो, जैसे कि एफकैट में मैंने इस बार भी, सीडीएस में भी मैंने एक बार और क्लियर किया है। हाल फिलहाल में मैंने यहाँ पे टाइपिंग भी क्लियर किया है। तो खैर, अब देखो कि आपको ऊपर का 2-3 एग्जाम दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनके अप्रोच में ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन किया। मेरा अच्छा रिजल्ट आने का कारण यही है कि मैंने जीएटी पेपर में प्रिपरेशन चाहे जैसा भी रहा हो, अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, मैंने सही से वहाँ पे मैंने फोकस किया और सही से पेपर को अटेम्प्ट किया, जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, मुझे बहुत इस बात का दुख है कि यहाँ तक वीडियो देख भी नहीं पाए होंगे। शायद अभी तक वीडियो को स्किप कर दिया होगा, वीडियो को कट कर दिया होगा, या किसी और वीडियो पे पहुँच गए होंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो चलो, कम से कम आप उस भीड़ से अलग हो। ऐसे ही लोग को आप धीरे धीरे ज़िंदगी में आप एलिमिनेट करोगे, और फाइनली जिस दिन आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँचोगे तो भीड़ आपके पीछे बहुत होगा, लेकिन आप वहाँ पर अकेले खड़े मिलोगे। तो लोग खुद से अलग हो जाते हैं, आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं होगा। चलो, मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। देखो, 50 क्वेश्चन आपको आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिलाकर। मैं चारों को मिलाकर बोल रहा हूँ, और 200 नंबर के पेपर होंगे आपके। मैं आज की वीडियो में 600 नंबर का स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, हिस्ट्री का पेपर में आप किस तरह से अटेम्प्ट लोगे। अब देखो, कई बार यूपीएससी तो कहता है अनप्रेडिक्टेबल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कुछ पैटर्न जो होता है वो शुरू से चले आ रहा है, वो चले आएगा ही आएगा। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉडर्न इंडिया अगर आपने सही करा है तो आप 60% आप हिस्ट्री कर लोगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि मॉडर्न इंडिया ठीक से करोगे तो कहां से शुरू करोगे आप मॉडर्न इंडिया। अगर पेपर में अगर आए क्वेश्चन तो देखो, जनरली मॉडर्न इंडिया में हमारा जो मेनली फोकस जो होता है ना, 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद होता है। अब इसमें से क्या करना है, जैसे कि आप पढ़ के आए होगे वाइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो किस वाइस रॉय का क्या इंपॉर्टेंस रहा है वो तो आप पढ़ के जाओगे, आपने नोट्स बना रखा होगा, समझ में आ गया। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस है, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अलावा 1793 का चार्टर एक्ट, सब ऐसे बहुत सारे एक्ट जो आए हुए हैं, प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट्स, इन सब एक्ट को देख कर जाना। फॉरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया, इन सब एक्ट्स को देख के जाना। इसके बाद 1909 का जो आएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, उसके बाद 1919 का चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके अलावा 1932 का पूना पैक्ट, 1919 इस बार तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है 1922 का चौरी चौरा इंसिडेंट। तो इन सभी टॉपिक को आपको पहले अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा फोकस यहीं पे करते हो, और इन सब क्वेश्चन को आप पहले ही बबल वहाँ पे करना शुरू कर देना। देखो, बहुत सारे लोगों का होता है आदत कि एक बार बबल को जमा कर लिया और लास्ट में वो यहाँ पे बबल करना यानी घसना शुरू करते हैं। ये बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है। क्या होता है, कई बार जब समय कम रहता है तो हम कभी भी एक चेन को मिस्टेक कर दिए। अगर किसी भी 110 क्वेश्चन अगर नंबर है, 110 नंबर क्वेश्चन में अगर ए भरना है और वहाँ बी अगर गलती से हो गया तो नीचे आने वाला सारा गलती हो जाएगा। तो सबसे अच्छा अप्रोच क्या होता है कि 4-5 क्वेश्चन करो और इकट्ठा पाँचों को रंग लो। 5 से ज़्यादा मत करना, क्योंकि भीड़ हो जाएगा। ये रहा। अब आते हैं, देखो, एंशिएंट में आने से पहले लोग बोलते हैं मेडाइवल नहीं पढ़ना चाहिए, एंशिएंट पे आ जाओ, लेकिन नहीं, आपको मेडाइवल पढ़ना है। अब मेडाइवल में कहाँ पढ़ना है मैं बता देता हूँ। मेडाइवल हिस्ट्री में देखो, अकबर का रीजन पढ़ लेना, बाबर का रीजन पढ़ लेना, उनका इंपॉर्टेंस बैठ। अब पढ़ना क्या है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ। मुगल इम्पायर के अंदर पढ़ना क्या है कि आप बाबर के द्वारा जो भी युद्ध लड़े गए हैं उनको पढ़ना, अकबर के द्वारा लड़े गए युद्धों को पढ़ना, जहांगीर के बारे में
जो उसकी पेंटिंग्स की शैली है उसके बारे में पढ़ना, अकबर ने जो 9 जेम्स हैं, इसके अलावा अकबर की कुछ सती प्रथा जो उन्होंने बैन किया, इन सब के बारे में पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा मुग़ल एम्पायर में डिफेंस मिनिस्टर के पोस्ट का नाम क्या होता था, रेवेन्यू ऑफिसर का एक मुगलिया जो टर्म है, जो फ़ारसी लफ्ज़ में जो नाम होता था उसे हम क्या बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब देखना है। इसके अलावा बुद्धिज़्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं समझता हूँ कि इसको देखकर ही जाना। आप बोलोगे तो मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा। बुद्धिज़्म से आप गौतम बुद्धा का पहला स्पीच, सबसे ज़्यादा स्पीच कहाँ पे हुआ है, धर्म चक्र परिवर्तन से क्या मतलब है, सुट पिटाक क्या है, जो भी उनके पुस्तकें हैं, महायान क्या है, हीनयान क्या है, इन सब को देख के जाना। तो मैं समझता हूँ कि आप 50% क्वेश्चन आप इजीली हिस्ट्री में अटेम्प्ट कर लोगे। और एंशिएंट को आप देखो या ना देखो, मैं कहता हूँ कि छोड़ना है तो आप एंशिएंट को छोड़ सकते हो, लेकिन मेडाइवल का ये पोर्शन कम से कम कंप्लीट आप ज़रूर करना है। इसी साथ जैनिज़्म भी कर लेना, जैनिज़्म भी आप कर लेना। समझ में आ गया, बुद्धिज़्म की हो तो जैनिज़्म क्यों छोड़ोगे। तो ऐसे अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, इन सब क्वेश्चन को अटैम्प्ट ले लो, ठीक है। पॉलिटी के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं एक लेक्चर इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे मैं ले रखा हूँ। जो लोग देखे हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रीवियस क्वेश्चन करना है। ये कंप्लीट वीडियो नहीं था, 1 घंटे 30 मिनट का वीडियो था। यस, 50 to 60% मैंने ज्योग्राफी में पॉलिटी कंप्लीट कराया था। और अगर आप चाहते हो आपका सपोर्ट आया, क्योंकि मैं 100 लाइक उस पर मांगा था, अभी तक नहीं है, तो खैर अगर आप 50 लाइक भी जल्दी से जल्दी करवा देते हो शेयर कराकर, तो मैं ज़रूर लाऊंगा। जो लोग पॉलिटी पे टेंशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अप्रोच नहीं बताऊंगा। पॉलिटी के लिए आप जाकर पहले मेरा वीडियो देखो, जो डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा लिंक दिलवा देने का। वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर कोशिश करना। देखो पॉलिटी में जो भी 7-8 क्वेश्चन आएंगे ना, 4 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, 4 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ कि उस वीडियो से आएंगे। हो सकता है कि मैं वीडियो में जो बोला हूँ उससे आ जाए, हो सकता है मैं लिखा हूँ उससे आ जाए, लेकिन 4 क्वेश्चन आएंगे। 50% से मैं ज़्यादा का मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं लिखते वक्त थोड़ा सा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बात एक्यूरेट की तरफ जाए। आपने देखा भी अगर मैं जो कट ऑफ बताता हूँ, एफकैट में भी 157 बताया था, 157 से 158, कट ऑफ कितना गया 157। ऐसा नहीं मैं बोला था 150 से 160 जाएगा। तो बातों को एक्यूरेट करना भी ज़रूरी है। पॉलिटी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है, छोटा सब्जेक्ट है, टाइम भी इस पर कम दो। ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी को किस तरह से आप अटेम्प्ट लोगे। अब देखो कुछ जो क्वेश्चंस होता है, मैं आपको अगर मॉक टेस्ट जो भी बच्चे दे रहे होंगे वो मुझे यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वरना आपको दिक्कत होगा आपको समझने में, समझाना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली कई बार मॉक टेस्ट देते वक्त या एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हो तो उसको सॉल्व क्वेश्चन करते वक्त कई बार ऐसा मान लो क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन हैं। इस 4 ऑप्शन में आपको कई बार लगेगा इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज्ड हो कि बी क्यों होगा। इसके पीछे आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है, कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा है कि बी ही मैं क्यों बता रहा हूँ। मेरा माइंड जो है, मेरा जो चेतन और अवचेतन मन है, जो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है, वो बार बार बी को स्ट्राइक क्यों कर रहा है। लेकिन इसके पीछे मैं लॉजिक बता देता हूँ। और हाँ, जब घर पर आप आओगे तो देखो क्या बी जो हो सही आंसर था, और आप कई बार मारते हो उसे टिक, कई बार नहीं मारते हो। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ कि कई बार वो चीज़ें ऐसा नहीं कि आपको फ्री का वो नंबर बी में मिल गया, जैसे बी पर आपने टिक किया, वो फ्री का नंबर नहीं है। कई बार होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उतना ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे कंटेंट होते हैं। कई बार किसी चैप्टर को आप बिना ध्यान से पढ़ा जरूर, लेकिन उतना कंसंट्रेशन आपने अप्लाई नहीं किया। कई बार क्या होता है कि हम कई बार कान में ईयरफोन लगाकर करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहते हैं, और बहुत सारे हमें करंट अफेयर्स देखना होता है, ठीक है ना। तो उस वक्त क्या होता है कि वो आंसर हमारे दिमाग में आता है, लेकिन उसके पीछे एक्यूरेट रीज़न नहीं मालूम चल पाता है। तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा। देखो आपके मोबाइल में तो बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते ही हैं। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एक गेम वाला एप्लीकेशन है, ज्योग्राफी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा। खासकर वर्ल्ड मैप पे किस कंट्री का कैपिटल कहाँ पे है, उसके लोकेशंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि कई बार कौन से इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें उसका सी कोस्ट का लंबाई सबसे बड़ा है, किसका एरिया छोटा है, भूटान से लगने वाले देशों के नाम बताओ, अफ़गानिस्तान से लगने वाले देशों के नाम बताओ। तो इतना याद रख पाना हर देश के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे अच्छा हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम खेल करते हुए, एक खेल के थ्रू आगे बढ़ते हुए हमें सीख लें। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं सीख पाओगे आप, कोई भी ओशियंस है, कोई भी गल्फ़ है, कोई भी सीज़ है, और कोई भी लेक्स है, कोई भी समुद्री या आप वाटर बॉडीज़ हैं उसके बारे में सीख सकते हो।
अगर आपको किसी भी कंट्रीज़ के फ्लैग के बारे में अगर आपको दिलचस्पी है वो भी सीख सकते हो, किसी कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में, उसके डेंसिटी के बारे में। तो कुल मिलाकर ही अपने आप में एक मास्टर एप्लीकेशन है। मैं पिछले 1 साल से, और मुझे तो यहाँ तक कि मुझे जो भी मेरे अपने शुभचिंतक लगे, जो मुझसे कनेक्ट है स्टडीज़ के माध्यम से, मैं सबको बोलता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में होना ही होना चाहिए। तो ये कर सकते हो। इससे आपका 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन का मतलब 7-8 नंबर, 8 कभी 12 भी हो सकता है, 3 क्वेश्चन भी हो जाए, यहाँ से हो सकता है। इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी का बहुत सारा सीरीज करवाया हुआ था, जो कि 8 से 10 वीडियोज़ था। उन वीडियो को अगर आप देखते हो तो वहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो 12 इधर से 24-25 नंबर तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। और आपने अभी तक कुछ जो पढ़ाई किया है, मैं लास्ट में वही बताऊंगा कि आप सोर्सेज कहाँ से फॉलो करो। तो बुक के बारे में भी लास्ट में बताऊंगा कि 2 महीने में भी कौन कौन से बुक आपके लिए ठीक होगा। तो और आप बार बार रिवाइज़ करते रहो। अगर आपने नोट्स बनाया है तो उसे बार बार रिवाइज़ करते रहो। करेंट अफेयर्स से लिंक करने की कोशिश करो, खासकर ज्योग्राफी के टर्म्स में। जैसे कि जहाँ पे कहीं वोल्केनोज अभी इरप्ट हुआ, वोल्केनो निकला, तो उस देश में आपको जानना है कि उसकी राजधानी क्या है, उसके अगल बगल के देश क्या हैं, उस देश की सबसे लंबी नदी क्या है, उस देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ऐसे क्वेश्चन आपको जानना होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे नेशनल पार्क इंडिया के बारे में पढ़ लो, कुछ डेजर्ट के बारे में पढ़ लो, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं। उसके अलावा अभी उत्कर्ष सर ने अभी जो भी ओशियन करेंट्स होते हैं उसके बारे में वीडियोज़ कराई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओशियन करेंट्स के बारे में देखो आप। और लास्ट में जो भी वेजिटेशंस है, फॉरेस्ट हैं, इसके बारे में आप देखो। इसके अलावा हिमालय के बारे में देखो, हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में देखो, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, सॉइल के बारे में देखो। तो देखो हार्डली 10-12 टॉपिक्स हैं, इससे आप देखोगे अच्छा कर लोगे। छोड़ना है तो इकोनॉमिक्स को छोड़ देना, मैं ही बोलूँगा। लेकिन कुछ कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ ऑफ आरबीआई में कुछ जो टर्म्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। बजट किस में होता है, इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स से जो कुछ और पॉलिटिकल साइंस से जो लिंक करता है उसको आपको पता अगर है तो ज़्यादा बेहतर है मेरे समझ से। अगर कुछ ज़्यादा अगर नहीं डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वाले बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि आपने जस्ट 11-12 पास किया है, और हो सकता है कोई 1 साल पहले किया हो, कोई अभी 12th में हो, कोई थोड़ा उससे ज़्यादा समय हो। तो आपके पास जो नोट्स है ना, जैसे कि 12th के रात से पहले याद करो, कल आपका साइंस का पेपर है, क्या करते थे, एक दिन में पूरा डिवीजन को नोट्स आप रटते थे ना, कोशिश करते थे। उतना नहीं करना है आपको, एक बार अपने नोट्स के थ्रू वीक में 2 बार कम से कम हो जाना है। मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर टिप्स नहीं दूँगा, क्योंकि आप जानते हो जो टर्म्स आते हैं वो काफ़ी आसान होता है। जो थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ के है उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। बायो के लिए मैं बोलूँगा कि कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ लो, जैसे कि सेल, ये प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में टॉपिक पढ़ लो। डिजीज़ वाला जो हमारा चैप्टर है, डिजीज़ वाला चैप्टर वो पढ़ लो। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जैसे ऑर्थोपोडा का कौन है, एनिलिडा कौन है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स, ये वाला टर्म भी पढ़ लो। और लास्ट में आपको अगर और भी ज़्यादा अगर इंटरेस्टेड हो अगर, तो वेजिटेशन पढ़ लो, जैसे कि ब्रायोफाइटा, हाइड्रोफाइटा, ये सब आप जो प्लांट्स किंगडम जिसको बोलते हैं वो उसको आप देख लो। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है, 4-5 चैप्टर देख लो, और इन्हीं 4-5 चैप्टर से आप ज़्यादा स्कोर कर लोगे। अब देखो इंग्लिश में स्कोर करने का मैं किस तरह से अटैम्प्ट लूँ, तो देखो मानता हूँ कि जिस बच्चे का इंग्लिश कमज़ोर है, मैं देखो उस बच्चे को फोकस करके वीडियो बना रहा हूँ। कितना भी इंग्लिश आपका कमज़ोर होगा ना, कितना भी, तो PQR जो होता है, जिसे रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं, ये आपका 10 में 10 सही हो जाएगा। इसके पीछे मैं ऐसा नहीं कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना पता होना चाहिए या फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस का एक डेप्थ नॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ टेक्निक्स को आप दिमाग में रखते हो, कुछ स्किल्स को आप यूज़ करते हो, तो 10 में 10 हो जाएगा। 40 नंबर आ रहा है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। इसके अलावा एंटोनिम्स और साइनोनिम्स, मैं नहीं बोलता हूँ पूरा सही होगा एंटोनिम्स और साइनोनिम्स, लेकिन कई बार जो वर्ड्स आते हैं उसको आपको ऑप्शन से देखना होगा। अगर मान लेते हैं कि एक वर्ड आ रहा है किसी भी एग्ज़ाम में, सिंपल वर्ड से हम स्टार्ट करता हूँ, एडिक्वेट है, अगर एडिक्वेट है इसका मतलब सब जानते हैं। इसका अगर एंटोनिम्स अगर पूछ ले, मैं एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ और एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ।
तो एंटोनिम्स में क्या होगा, एडुकेट में क्या हो जाएगा, इनॉर्मस एक होगा, यहाँ पे लिस्ट होगा, ठीक है, और या इसको साइनोनिम्स बोल लो, साइन स्कार्सिटी होगा और लैकिंग होगा। तो एक काम कर लो, प्लस माइनस टेक्निक होता है, प्लस माइनस टेक्निक। एडिक्वेट मतलब क्या होता है, पर्याप्त है ना, ये प्लस वर्ड है। अब निगेटिव हमें पॉजिटिव वर्ड ही लेना है, ठीक है। लिस्ट क्या अपने आप निगेटिव वर्ड है, कम बता रहा है। इसके अलावा स्कार्सिटी भी निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड है। इनॉर्मस मतलब कि अमाउंट ठीक ठाक है, तो पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मैच करा दो, तो निगेटिव पॉजिटिव अप्रोच यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग उत्कर्ष सर जो भी इंग्लिश के क्लास लिए हैं उसे आप देखते हो, तो आप और भी 10 क्वेश्चन ऐड कर लो अपने टैली में। और मैं कुल मिलाकर बोलूँ तो कितना भी कोई वीक स्टूडेंट रहेगा ना, वो 25 क्वेश्चन कर ही लेगा। 25 से मैं नहीं समझता कि, मैं बोलूँ तो मुझे अगर इंग्लिश में कुछ नहीं आया, अगर मैं ऐसे भी कर दूँ आँख बंद करके टिक मार दो, 25 तो हो ही जाएगा। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 25 हो जाएगा। अगर आप वीडियोस देखते हो और जो मैं स्ट्रेटजी बताया हूँ वो करके जाते हो तो आपका आ ही जाएगा। करेंट अफेयर्स के बारे में बोलूँ कि करेंट अफेयर्स एक दिन में किसी का नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली पूरे वीडियो का थीम बता देता हूँ। थीम यही है कि अगर आप सही स्टूडेंट हो, सही से पढ़ाई किए हो ना, अगर आप बुक पे अगर टाइम दिए हो तो इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपके पास, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। और रिज़ल्ट कब मिलेगा, आपका जो एग्ज़ाम में ना, सबसे लास्ट में यही बोलूँगा कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले अटेम्प्ट ले लो। अब जीएटी में हो सकता है कि आपका इंग्लिश ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि आपका इंग्लिश ठीक नहीं है, तो इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट ही मत लो। पॉलिटिकल साइंस सही है तो पहले पॉलिटिकल साइंस ले लो, हिस्ट्री सही है तो हिस्ट्री ले लो, साइंस सही है तो पहले साइंस को ले लो। कुछ कॉन्फिडेंस जब गेन हो जाए तो आगे मूव करना चाहिए, मेरा यही अप्रोच रहा है शुरू से। और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे कई बार हड़बड़ाहट में आकर, कुछ भावनाओं में बहकर ऑप्शन को सिलेक्ट मत कर लो। जो अगर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक ख़ास सब्जेक्ट में मान लो कि तो आपने मेहनत किया है, माना कि मैं अपने फिज़िक्स में काफ़ी मेहनत किया है। अब क्या हुआ कि फ़िज़िक्स उस साल टफ़ पूछ ले, उसे टफ़ और इजी कुछ होता नहीं है, लेकिन मान लेता हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न ठीक रहा, आपने खूब मेहनत किया है, तो इसको ईगो से नहीं लेना है कि मैंने तो पूरा मेहनत किया है, तो इसमें अगर 15 क्वेश्चन तो 15 के 15 तो मैं टिक करूँगा ही करूँगा, क्योंकि इसमें तो मुझे पूरे नंबर अपने आप को देखना है। ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि आप 10 ही करो, जो पूरी जनता है वो 5 भी नहीं कर पा रही हो। तो इस तरह से आपको लेके आगे बढ़ना है, भावनाओं में नहीं बह जाना है, थोड़ा सा हमें सचेत होकर भी सोचना है। यही सब अप्रोच अगर लगाओगे तो एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट आएगा, पीडीएफ जो आता है यूपीएससी का, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार कि कट ऑफ जो है 345 गया है और मैं 355 हूँ, शायद 10 नंबर में कुछ भी हो जाए, या कट ऑफ 355 कहीं गया हो, मैं 350 रहा हो, शायद इसीलिए सिलेक्शन ना हुआ। तो 5-10 नंबर का जो आप लोग खिचड़ी पकाते हो ना, ये आपको नहीं करना हो। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल पकड़ सकते हो, लेकिन हाँ मैं पहले ही बोलूँगा कि ऑनलाइन पर मैं उतना भरोसा इसलिए नहीं करता क्योंकि पढ़ाई सही हो रहा है लेकिन आप उसका नोट्स नहीं बना रहे हो, दिक्कत ये है। तो ये कोई भी पतली सी बुक ले लो, कोई भी पतली सी बुक, स्पीडी ले लो या प्रतियोगिता दर्पण का ले लो, लेकिन 1 साल का ले लो और उसके थ्रू एक बार गो थ्रू हो जाओ और डेफिनेटली उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर 70% भी, अगर 10 में से 7 क्वेश्चन भी करते हो, 5 क्वेश्चन भी करते हो करंट अफेयर्स, तो आप एक अच्छे पोजीशन पे हो। तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक समझ में आया कि अगर इस तरह से अप्रोच लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको जीएटी पेपर की मैं बात बोल रहा हूँ, सिर्फ उसमें 350 नंबर से आपको कम पे रोक ले। 600 में 350 नंबर लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं 350 ना लाए, कम से कम 300 तो लाओगे ना। अब देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सीडीएस का पेपर देते हो ना, सीडीएस में कट ऑफ 150 आजकल अब जा रहा है, 150, 300 आउट ऑफ 300 में यहाँ पे कितना परसेंट जा रहा है, 50% से कम पे तो कोई उपाय ही नहीं है। इसका जीएटी टफ होता है, फिर भी एनडीए में अगर 450 कट ऑफ जाने लगे 900 में तो क्या होगा। तो आप शुक्र मनाओ कि आप एनडीए से आप जा रहे हो, आसान है ऑफिसर बनना एनडीए से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आप अगर नहीं समझ रहे तो समझ जाओगे, मैं यही बोलूँगा आप ज़रूर समझ जाओगे, लेकिन हाँ तभी समझोगे जिस समय आपका अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गया रहेगा। तो उससे पहले इस बात को ना ही समझो तो ज़्यादा अच्छा है, और सिर्फ मेहनत कर लो, क्योंकि उस दिन पर आपको समझना पड़े, उससे अच्छा है कि अभी समझ जाओ। तो आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन बातों का ध्यान रखते हुए प्रिपरेशन करोगे, अपना समय इधर उधर वेस्ट नहीं करोगे। और लास्ट में ही बोलूँगा कि पाथफाइंडर की बुक से आप हेल्प ज़रूर लेना। एक अच्छी बुक है, बुक तो भी अच्छी है, यही है कि थोड़ा सा उसको पढ़ने के लिए एक सही अप्रोच चाहिए, जो कि हर लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली कह देते हैं। यहाँ तक टीचर्स के मैंने मुझे सुना है, बोलते हैं बुक बकवास है। बुक बकवास कुछ भी नहीं है। उन टीचर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई बुक आप लिख कर दिखा दो उससे अच्छा बुक, अगर वो बकवास बुक है तो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।